चलिए स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है अब? सर हमेशा ऐसे ही, तुम्हें हमेशा ऐसे ही लगता है? क्या लग गया किट्टी? कोई परेशान कर रहा है तुम्हें? बताओ। चलिए, ऑल क्लियर, आगे बढ़े। आवाज़ आ रही है? चलिए, अब चैप्टर नंबर 2 शुरू करने वाले हैं। चैप्टर 1 हमारा फिनिश हो चुका है एंड आई होप आप में से किसी को कोई डाउट भी नहीं है, क्योंकि अब तक कोई ना कोई कमेंट आ जाता। राइट, अब वही बात बता रहा हूं जो चीज मैंने आपको कल बताई थी। कल क्या बताई थी? कि हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को, BNSS को पढ़ने का तरीका क्या है। हम ऐसे शुरू नहीं करेंगे कि 1 2 3 4 स्टार्ट करते करते सेक्शन 531 तक हम फिनिश कर दें। नहीं, दिस इज नॉट द राइट वे ऑफ स्टडिंग दी BNSS। ठीक है, अब BNS पढ़ना कैसे वो मैं आपको बता रहा हूं। लेट सपोज हमने सेक्शन 6 स्टार्ट किया, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 2 में पहला ही सेक्शन है। अब सेक्शन 6 पढ़ने के बाद हमें वो सारे सेक्शंस को लिंक करना है जो इसके साथ आके फिट हो सकते हैं। ठीक, यानी कि जैसे होता था ना कि कोई भी मैग्नेट है और दूसरे किसी भी आयरन के पास जाओगे तो सारे आयरन अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो ऐसे ही सेक्शन 6 के साथ वो सारे सेक्शंस जो इसके साथ पढ़ने चाहिए हम वो पढ़ेंगे। यानी पहले सेक्शन 6 पढ़ा, फिर अदर सेक्शंस जो हमें इस सेक्शन के साथ पढ़ना है हम वो पढ़ेंगे, या फिर अदर सेक्शंस के साथ कोई अदर एक अलग से टॉपिक आ गया तो उस टॉपिक को भी पढ़ेंगे। ऐसा पढ़ने के पीछे कारण क्या है? कारण मैं आपको एक बताता हूं। देखो, अगर हम इस प्रक्रिया के माध्यम से चलें कि सेक्शन 1 शुरू करें और लास्ट तक 531 तक पहुंचे, तो आपका प्रीलिम्स कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि आपने हर एक धाराएं पढ़ी हैं, हर एक चीज पता है, कोई दिक्कत नहीं है। कि क्या प्रीलिम्स निकालने अपने आप में सफिशिएंट है? कि प्रीलिम्स निकल गया, आपका सिलेक्शन हो गया, इज इट सफिशिएंट? नहीं। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा जो दिक्कत खड़ा करता है वो है मेंस आंसर राइटिंग। ठीक, ऐसे पढ़ोगे प्री निकल जाएगा पर मेंस नहीं निकलेगा। मेंस आपका तभी निकलेगा जब आप चीजों को लिंक करके पढ़ोगे। यानी कि आज एग्जामिनर जब आपकी कॉपी देखेगा तो उसे लगेगा अरे यार इसने कुछ मतलब और लोगों की वजह से और स्टूडेंट्स के अलावा कुछ अलग हटके लिखा है। तो जब चीजें आप अलग हटके लिखोगे तो मार्क्स भी अलग हटके मिलेंगे। भले ही एक ज्यादा मार्क्स मिले या 1.5 ज्यादा मिल जाए, पर उस 1-1.5 मार्क्स की इंपॉर्टेंस जब आप पूरा पेपर कर दोगे तो वो ही 1-1.5 मार्क्स बढ़ते 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 15 मार्क्स 20 मार्क्स ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो हमें खाली प्री के हिसाब से नहीं पढ़ना। ऑल दो आपकी प्री की क्लास चल रही है, पर आपका टीचर होने के नाते थोड़ा आपको एडवांटेज दे रहा हूं कि मैं आपको प्री प्लस मेंस के हिसाब से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो BNSS आपकी प्री प्लस मेंस के हिसाब से चल रही है। ये बात क्लियर है? तो पढ़ाने का तरीका यही रहेगा। अब ये तरीका हर एक चीजों पे नहीं अप्लाई होगा। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि पूरी CRPC ऐसे नहीं पढ़ेंगे। कुछ कुछ सेक्शंस है, कुछ कुछ चैप्टर्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। अदरवाइज आप ये मान के चलें 60% चीजें हमें लाइन से पढ़नी है कि ये सेक्शन पढ़ लिया, अब ये पढ़ेंगे, अब ये पढ़ेंगे, अब ये पढ़ेंगे। 40% सिलेबस हमें ऐसे कवर करना है और यहीं से हम फंसते हैं। यहीं से आपके मेंस के क्वेश्चंस बनते हैं और यही अगर ये क्वेश्चन आ जाते हैं जिसने हम इस तरीके से पढ़ रखा है उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उसको चीजें पता है। जो पहली बार क्वेश्चन पढ़ेगा दिमाग घूमेगा, उसका टाइम वेस्ट होगा, वही उसका मेंस पेपर खराब हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा पढ़ने का अप्रोच क्या होना चाहिए ये मैंने आपको बता दिया। अब स्टार्ट करते हैं, चलो ठीक है। अब अपना ये तरीका थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, फिर क्लास के एंड में पूछूंगा कि ये चीज आपको सही लगी भी है या नहीं। अगर लगेगी तो क्लास ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे, और लगता है कि सर मजा नहीं आ रहा ऐसे, हमें तो सेक्शन वाइज ही पढ़ाओ, तो फिर हम सेक्शन वाइज पढ़ना शुरू कर देंगे। क्लियर है? चलिए, अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक, अब वो स्टूडेंट्स जो अपनी LLB कर कर आए हैं या फिर LLB कर रहे हैं या फिर करने की सोच रहे हैं, कभी ना कभी किसी ना किसी स्टूडेंट के माइंड में चीज जरूर आई होगी, सर हमारे देश में क्रिमिनल कोर्ट्स कितनी है, ठीक है, और उन कोर्ट्स की हायरार्की क्या है, अनुक्रमण क्या है, समझ रहे हो, कौन सी कोर्ट किसके ऊपर है, उसके नीचे कौन सी अदालत आएगी। ये हर एक स्टूडेंट के माइंड में कभी ना कभी आया होगा, क्योंकि जब भी आप अपने कॉलेज टाइम पे पढ़ते हो तो वहां पढ़ने का तरीका
अलग होता है, उनका सिलेबस अलग होता है, तो वो ऐसे नहीं पढ़ाएंगे जिससे आपका जुडिशरी क्लियर हो, ठीक। पर हमें चीजें उस हिसाब से पढ़नी है जिससे आपको कंसेप्ट क्लैरिटी मिले, ठीक है। तो पहला टॉपिक मेरा ये है, कौन सा टॉपिक है, हायरार्की ऑफ कोर्ट्स, यानी कि अदालतों का अनुक्रमण, ठीक है। यानी कौन सी अदालत पहले आएगी, उसके बाद कौन सी अदालत आएगी, उसके बाद कौन सी अदालत आएगी, वो हमें पता होना चाहिए। तो देखो, सुप्रीम कोर्ट को तो छोड़ ही देते हैं, सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो सबको पता है, इवन जिसने एलएलबी नहीं करी उसको भी पता है कि सबसे ऊंचे स्तर की जो अदालत है वो सुप्रीम कोर्ट है, वहां तो कोई स्टूडेंट फंसेगा ही नहीं। अब जो फंसते हैं वो यहां फंसेंगे, जो मैं आपको चीजें बता रहा हूं। अब हम यहाँ पे जो कोर्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं वो कौन सी कोर्ट्स है, वो है हमारी क्रिमिनल कोर्ट्स, ठीक है। कोर्ट्स भी दो प्रकार की होती है ना, सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, यानी अगर सिविल मैटर चल रहा है तो वो सिविल कोर्ट में जाएगा, अगर क्रिमिनल मैटर चल रहा है तो क्रिमिनल कोर्ट में जाएगा, वेरी सिंपल। तो चलिए, पहले नंबर की जो अदालत है वो हो गई हमारी हाई कोर्ट, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, ये भी सिंपल था, ठीक है। चलिए, दूसरे नंबर की जो अदालत है, यानी हाई कोर्ट के नीचे स्तर की जो अदालत है, वो अदालत है हमारी कोर्ट ऑफ सेशन, यानी सशस्त्र न्यायालय, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम। अब ये जो सशस्त्र न्यायालय है, जब आपका कोई भी मैटर क्रिमिनल है, यानी क्रिमिनल नेचर का, आपका कोई भी अपराध किया है, कोई भी क्रिमिनल नेचर का कोई ऑफेंस किया है, तो मैटर कहां जाएगा, सेशन कोर्ट में। वहीं एक आपने ज्यादातर नाम सुना होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये तो मतलब हर किसी ने सुना है, ठीक। एक होती है सेशन कोर्ट, जिसमें आपने कम ही नाम सुना होगा, ज्यादातर नाम आप सुनते हो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट में कोई अंतर बताएगा मुझे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट में अंतर क्या है, एनीवन, कोई बताना चाहेगा कि इन दोनों कोर्ट्स में, इन दोनों अदालतों में डिफरेंस क्या है सर? क्योंकि नाम तो हमने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ज्यादा सुना है, इस अदालत का कम ही सुना है। जब सीआरपीसी पढ़ते थे या बीएनएसएस पढ़ते थे तभी इस अदालत के बारे में नाम आता था, अन्यथा कम ही आता था। वेरी गुड इशू, वेरी गुड अंबिका। चलिए गुड। अब देखो, अंतर यहां पे आपको क्लियर करते हैं, जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता क्या अंतर है, कि जब भी कोई मैटर, जब भी कोई वाद आपका क्रिमिनल है तो माना जाएगा आपका केस कोर्ट ऑफ सेशन में चल रहा है, और जब भी आपका कोई वाद सिविल है, यानी प्रॉपर्टी का कोई मुकदमा हो गया, ठीक है, तो ये कौन सुनेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा। अब देखो, ऐसा होता है, सपोज करो मैं जज बनाऊं, तो अगर मेरे पास क्रिमिनल मैटर आया, यानी भाई इसने इसका मर्डर कर दिया, इस लड़के ने इस लड़की का रेप कर दिया, ठीक, तो अब मैं बीइंग अ जज, जज के नाते से अब मैं कौन सी कोर्ट बन गया हूं, मैं सेशन कोर्ट बन गया हूं, ठीक। अब मेरे पास दूसरा मैटर आया प्रॉपर्टी का, कि इस व्यक्ति ने इसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया, अब बीइंग अ जज, जज में एक ही हूं, अब मैं बन जाऊंगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। बात समझ रहे हो, जज एक ही हूं, डिपेंड करता है मेरे पास कौन से नेचर का केस आया, मेरे पास क्रिमिनल आया तो मैं कोर्ट ऑफ सेशन बन गया, मेरे पास आया आपका सिविल तो मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बन गया। ये बात क्लियर हुई? यहां पे ही बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कब बोलते हैं, सेशन कोर्ट कब बोलते हैं, यहां तक क्लियर? तो सबसे ऊंची हमारी हाई कोर्ट है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोल लो सिविल मैटर में, या क्रिमिनल मैटर में बोल लो कोर्ट ऑफ सेशन। पर हम पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं बीएनएसएस, तो इसलिए हम इस चीज को डिलीट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये चीज मुझे सिर्फ आपको समझानी थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरी जो अदालत है, यानी कोर्ट ऑफ सेशन के नीचे जो अदालत है, वो है हमारी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ठीक है, जिसे हम जेएम फर्स्ट क्लास के नाम से भी बात करते हैं। सर सुप्रीम कोर्ट केवल सिविल कोर्ट, क्योंकि क्रिमिनल कोर्ट तो नहीं करता सुप्रीम कोर्ट। मैं क्वेश्चन नहीं समझा आपका इशू, दोबारा एक बार प्लीज टाइप करना, ठीक है। कोर्ट ऑफ सेशन के बाद हमारी
आती है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। उसके बाद यहाँ पे दिक्कत हो रही है इसलिए मैं यहीं पे टाइप कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर की जो अदालत है वो कौन सी है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, जिसे हम जेएफसी सेकंड क्लास बोलते हैं। और उसके बाद आखिरी में जो है उसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स कौन होते हैं? आपके डीएम हो गए, आपके एसडीएम हो गए, ठीक है, तो उनको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अब याद रखना, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी हमारी आपराधिक कोर्ट है। आपराधिक न्यायालय में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स को भी हम काउंट करते हैं। सबसे निचले स्तर की कौन सी अदालत है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। उससे ऊपर जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, उससे ऊपर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, उससे ऊपर कोर्ट ऑफ सेशन और फिर हाई कोर्ट। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हुई सबको? बताओ, यहां तक सबको बातें क्लियर हुई? अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, पहले तो ये बताओ सब क्लियर है? नहीं इशू, सुप्रीम कोर्ट में दोनों मैटर चलते हैं, सिविल भी चलता है, क्रिमिनल भी चलता है, ठीक है। हम सुप्रीम कोर्ट में एज अपील पहुंचते हैं ना, इस वजह से। चलो अब मुझे एक बात बताओ, सबको क्लियर है? चलो क्लियर हो गया। अब ये बताओ, ये जो मजिस्ट्रेट होते हैं हमारे सीजेएम साहब, इनका तो नाम सुना होगा, जिसे हम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के नाम से जानते हैं। इन भाई साहब का नाम क्यों नहीं आया यहाँ पर? ये भी तो अदालत है, ये भी तो अपने जज साहब हैं, इनका नाम क्यों नहीं आया यहाँ पर? कोई बताना चाहेगा मुझे? क्योंकि देखो, सीआरपीसी पढ़ रहे हो तो आपकी चीजें क्लियर होनी चाहिए, और चीजें क्लियर आपकी ऐसी होंगी। किसी स्टूडेंट का दिमाग आया कि भाई ये सीजीएम साहब क्यों नहीं आए? हाई कोर्ट भी है, कोर्ट ऑफ सेशन भी है, जेएम फर्स्ट क्लास भी है, सेकंड क्लास भी है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी है, व्हाई नॉट दिस चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट? बताओ, ये क्यों नहीं है? चलिए बताएं। वेरी गुड इशू। इनका नाम इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे जो सीजीएम साहब होते हैं ना, यही हमारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होते हैं। यानी कि आप यहां पर लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इंक्लूड्स, यानी इसमें सम्मिलित है कौन? सीजेएम साहब भी। यानी सीजेएम को हम, यानी जेएम फर्स्ट क्लास ही सीजेएम होता है। यानी कि जब आपका प्रमोशन होता है ना, तो आप रहते जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ही हो, पर आपका प्रमोशन होते होते आप सीजेएम बन जाते हो। तो ये जो चीज होती है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में ही आपके सीजेएम भी आते हैं। तो इसलिए अलग से नहीं लिख रखा, ये अंडरस्टूड है। जिसने कानून बनाया उसको ये पता है कि भाई जब बच्चा एलएलबी करके पढ़ रहा है ना, तो उसको ये बात समझ में आ गई कि अपने जेएम फर्स्ट क्लास सीजेएम ही है। पर ये बात हमारी ब्रैकेट में नहीं लिखी, तो नया कानून बनाता तो ये बात लिख देनी चाहिए थी ब्रैकेट में, इंक्लूडिंग सीजेएम, बट ऐसा कुछ नहीं लिखा। तो ये ड्यूटी फिर हमारी हो जाती है कि हम आपको ये चीज बताएं। क्लियर है यहां तक? बताओ, बताएं स्टूडेंट्स, यहां तक सबको क्लियर है? कोर्ट्स का अनुक्रमण समझ में आया? कौन सी कोर्ट ऊंची, उससे नीचे कौन से स्तर की है, उससे नीचे कौन से स्तर की है? ये मत गलती कर देना बस। ये भाई साहब भी अदालत है हमारी। कभी आप सोचो भाई डीएम एसडीएम अदालत थोड़ी ना होती है, इनका तो अलग महकमा होता नहीं। ये लैंड रिवेन्यू से रिलेटेड भी तो काम करते हैं, ठीक है, तो ये भी अदालत है, क्रिमिनल। चलिए यहां तक हो गया। तो अभी हमने पढ़ा अदालतों का अनुक्रमण, हायरार्की ऑफ कोर्ट्स। तो एक चीज और देख लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक को कर लेते हैं कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट्स। जब कोर्ट्स की बात हो ही रही है तो हम जान लेते हैं अदालतों की सक्षमता, ठीक है। अब इस टॉपिक को ना हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। हम इस टॉपिक को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे क्योंकि हम अदालतों की सक्षमता पढ़ रहे हैं। तो पहली सक्षमता हम जान लेते हैं कि अदालत के पास कितनी शक्ति है कि वो किसी व्यक्ति को कितनी पनिशमेंट देगा, ये भी हमें पता होना चाहिए। दूसरी बात जान लेते हैं अदालत को विचारण करने की, ट्रायल करने की क्या सक्षमता है, ये भी बात हमें जाननी चाहिए। और तीसरी बात, क्या अदालत किसी केस पे संज्ञान यानी कि विचारण, अगर कोई संज्ञान को हम ये मान के चलें, हिंदी में बोलते हैं हम इसको, संज्ञान को हिंदी में हम बोलेंगे
वर्ड दिमाग से चला गया, कोई बताएगा प्लीज, हेल्प करेगा? हिंदी में संज्ञान को क्या बोलते हैं? बड़ा ही प्यारा वर्ड है, मुझे बस दिमाग से एकदम स्लिप हो गया। एनीवन? सॉरी, माय मिस्टेक, हिंदी वाला वर्ड ही बोल रहा हूँ। कभी कभी हो जाता है, बहुत सी चीजें बतानी होती है ना, तो ये मिस्टेक हो जाती है। संज्ञान ही बोल रहा हूँ, संज्ञान को हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है? कॉग्निजेंस यानी संज्ञान, ट्रायल मतलब विचारण, एंड पनिशमेंट मतलब दंड, ठीक है? अब ये तीन अलग अलग टॉपिक्स हमें कवर करने हैं कि अदालत का इन तीन टॉपिक्स पे क्या क्या अपनी सक्षमता है, कॉम्पिटेंसी है, ठीक है? चलो, तो हम पहले ले लेते हैं पनिशमेंट से, कि अगर कोई अदालत या कोई जज साहब किसी व्यक्ति को सजा देना चाहते हैं, दंड देना चाहते हैं, तो उनकी क्या सक्षमता है, किस हद तक वो सजा दे सकते हैं, ठीक है? तो उसके लिए ना आपको सेक्शंस पढ़ने पड़ेंगे। कौन कौन से? यहां पर पढ़ना पड़ेगा सेक्शन नंबर 22 और उसके साथ सेक्शन नंबर 23, ठीक है? विचारण की सक्षमता जानने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा सेक्शन नंबर 21। यहां तक क्लियर है? और संज्ञान यानी कॉग्निजेंस की सक्षमता जानने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा सेक्शन नंबर 210, ठीक है? इसको आप नोट कर लेना, क्योंकि सपोज करो अगर कोई ऐसी क्वेश्चन बन जाता है आपका कि कोर्ट्स होती क्या है, उनकी हायरार्की बताइए और उनकी क्या क्या सक्षमता है, किसी भी टॉपिक पे ले सकते हैं। ट्रायल के संबंध में क्या सक्षमता है, दंड के संदर्भ में क्या सक्षमता है, या फिर कॉग्निजेंस के संदर्भ में क्या सक्षमता है, इसके बारे में उल्लेख कीजिए। और सपोज करो 7 या 10 मार्क्स का क्वेश्चन बन गया, तो अब कहां करोगे? तो ये एक तरीका है, ठीक है? चलिए, तो अब बात कर लेते हैं हम पहले पनिशमेंट की। यानी कि एक जज साहब किसी व्यक्ति को यानी कि अभियुक्त को क्या क्या सजा दे सकते हैं वो जानते हैं। तो पहला सेक्शन है हमारा सेक्शन नंबर कौन सा? 22, ठीक है? सेक्शन नंबर 22। अब सेक्शन नंबर 22 में क्या लिखा है पहले वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक बार पेयर एक्ट रीडिंग कर लेंगे। सेक्शन 22 में दो चीजें लिखी हैं। पहली बात लिखी है हाई कोर्ट, कि हाई कोर्ट किसी व्यक्ति को क्या सजा देगा, और दूसरी लिखी है सशस्त्र न्यायालय, कोर्ट ऑफ सेशन, जिसे मैंने शॉर्ट फॉर्म में COS के नाम से लिख दिया है, कि ये अगर किसी को सजा देना चाहे तो किस हद तक सजा दे सकते हैं, ठीक? तो चलिए हाई कोर्ट की बात करते हैं। यानी कि अगर हाई कोर्ट किसी व्यक्ति को सजा देना चाहेगा तो क्या सजा दे सकता है? तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है आपके कानून में, कुछ भी सजा दे सकते हैं। अगर हाई कोर्ट को लगे कि 1 रुपए में काम चल जाएगा, 1 रुपए का दंड दे दो, यानी कि आपका जो जुर्माना 1 रुपया, तो 1 रुपया भी अपने आप में दंड है। और अगर हाई कोर्ट को लगता है कि नहीं, इस 1 रुपए से कुछ नहीं होगा, इसको कारावास में डालने से कुछ नहीं होगा, इसको तो फांसी पे ही लटका दो, तो हाई कोर्ट कोई भी सजा दे सकती है जो हाई कोर्ट को उचित लगता है, ठीक है? तो यहां पे लिख लो एनी पनिशमेंट, कोई भी दंड, वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, ठीक है? चलिए, अब आ जाते हैं इन वाले भाई साहब पर, यानी सशस्त्र न्यायालय, इनके पास क्या शक्तियां हैं? तो देखो सेक्शन 22 में इनके बारे में क्या लिखा है, इनके बारे में भी सेम बातें लिखी हैं। एनी पनिशमेंट, कि इन भाई साहब का भी जो मूड करेगा ये भी कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है? ये बात समझे कि कोर्ट ऑफ सेशन का भी जो मूड करेगा वो कुछ भी सजा दे सकते हैं जो इनका मूड करे, पर हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन में कुछ तो अंतर होना चाहिए ना भाई, कुछ तो अंतर रखो। ये हाई कोर्ट का जज है, ये कोर्ट ऑफ सेशन का जज है, तो यहां पर उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे कानून ने एक बात बोली कि देखिए कोर्ट ऑफ सेशन भी हाई कोर्ट की तरह कोई भी सजा दे सकता है, पर अगर कोर्ट ऑफ सेशन किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड यानी डेथ पेनल्टी देना चाहे तो वो भी दे सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर इस डेथ पेनल्टी को देने के बाद कोर्ट ऑफ सेशन क्या करेगी, इस सजा के बारे में हाई कोर्ट के पास भेज देगी। यानी कि सपोज करो मैं कोर्ट ऑफ सेशन हूं, मुझे लगता है कि भाई इस व्यक्ति ने इतना बड़ा अपराध किया है कि इसकी कोई सजा नहीं, इसको सिर्फ फांसी पे ही लटकाओ, तभी विक्टिम को एक न्याय मिलेगा, ठीक? अब मैंने क्या करा, मैंने बोल दिया बीइंग अ कोर्ट ऑफ सेशन, मैंने इसको सजा दे दी कि भाई इसको फांसी पे लटका दो कल परसों, ठीक? अब मैंने सजा तो सुना दी, पर यह सजा मेरी सही है या गलत है, यह निर्णय कौन लेगा? यह निर्णय लेगा हाई कोर्ट।
तो मैंने जो ये सजा सुनाई, मेरी ये जो सजा है, ये सजा जाएगी हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट डिसाइड करेगी कि मैंने किसी व्यक्ति को जो डेथ पेनल्टी दी है, यानी मृत्यु दंड जो दिया है, वो सही दिया है या गलत दिया है। अगर सही दिया है तो ठीक है, उस व्यक्ति को फांसी पर लटका दिया जाएगा। और अगर हाई कोर्ट को लगता है कि नहीं नहीं नहीं, यहाँ कोर्ट ऑफ सेशन ने अपनी शक्ति का थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल कर दिया, जो कि जरूरत नहीं थी, तो हाई कोर्ट मना कर देगी कि नहीं, इस व्यक्ति को मृत्यु दंड मत दो, आपने जो सजा दी है वो गलत दी है। तो अब कोर्ट ऑफ सेशन क्या करेगा, वो जो मृत्यु दंड दिया है उसको कैंसिल करके कोई अन्य सजा दे देगा, जैसे कि आजीवन कारावास, या भाई साहब आप 14 साल के लिए जेल में जाओ, या आप 2 लाख रुपए का जुर्माना भरो, या आप एक नई सजा जो हमारे कानून में ऐड हुई है, क्या हुई है, कम्युनिटी सर्विस। ठीक है, क्लियर है यहां तक? सेक्शन 22 में सिर्फ यही बात लिखी है। बताओ, कोई स्टूडेंट जिसको डाउट है पूछ सकता है। ठीक है, तो सेक्शन 22 में 2 लोगों के बारे में पढ़ेंगे, पहला हाई कोर्ट, दूसरा कोर्ट ऑफ सेशन। उसके बाद हम सेक्शन 23 ले लेंगे और फिर एक बार बैक रीडिंग कर लेंगे कि ऐसा तो नहीं कि वैभव सर गलत पढ़ा रहे हैं, तो एक बार बैक से भी क्रॉस चेक कर लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं सेक्शन नंबर 23। ठीक, सेक्शन 23 में हम 3 लोगों के बारे में पढ़ेंगे। पहला कौन है? पहला हो गया हमारे सीजेएम साहब, दूसरा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, और तीसरा जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। ठीक है, क्लियर? चलो अब इनकी शक्तियां देख लेते हैं, इनको क्या क्या शक्तियां मिली हुई हैं। अब देखो, ये जो हमारे जज हैं तीनों, इनको हम हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन से कंपेयर नहीं कर सकते कि इनको भी, इनके नीचे भी लिख दें एनी पनिशमेंट, कोई भी दंड नहीं वो तो गलत हो जाएगा। ये तो वाली बात होगी, छोटे से बच्चों को कह दिया कि भाई चलो बड़े बच्चों को पढ़ा दो। सर हाई कोर्ट डायरेक्शन देगा सेशन कोर्ट को पनिश के मैटर में या खुद देगा? सर हाई कोर्ट डायरेक्शन देगा कोर्ट ऑफ सेशन को पनिशमेंट के मैटर में या खुद देगा? डायरेक्शन कब रेनू, डायरेक्शन कब? आपने लिखा हाई कोर्ट डायरेक्शन देगा कोर्ट ऑफ सेशन को या खुद देगा। तो देखो, हाई कोर्ट सिर्फ ये कहेगा कि आपने जो मुझे डेथ पेनल्टी या मृत्यु दंड की जो आपने सजा सुनाई है, अगर वो सही सुनाई तो कंफर्मेशन दे देगा कि बिल्कुल जाइए, इसको फांसी पर लटका दो। अगर गलत दी है तो हाई कोर्ट मना कर देगा कि नहीं, आपकी ये जो सजा है ये सही नहीं है, आप दोबारा से इस केस पे विचारण करें, सोचें कि क्या और सजा मिल सकती है। ठीक है, तो यानी कि कुल मिला के बात सिर्फ इतनी है, हाई कोर्ट कुछ भी सजा दे सकता है, कोर्ट ऑफ सेशन भी कुछ भी सजा दे सकता है, पर अगर उसने मृत्यु दंड दिया है तो वो मृत्यु दंड का निष्पादन होने से पहले हाई कोर्ट की पहले कंफर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब ये जो भाई साहब है हमारे सीजेएम साहब, ये कितनी सजा सुना सकते हैं? तो यहां पे लिखा है 7 साल तक का कारावास बस। ठीक है, ये 7 साल तक के कारावास की सजा सुना सकते हैं, 7 साल से ऊपर नहीं कूद सकते कि 7.5 साल की सजा सुना दी, 8 साल की सुना दी, 14 साल की सुना दी, नहीं। आप 1 साल से लेके, 1 साल तो नहीं, 1 दिन से लेकर 7 साल तक की सजा सुना सकते हैं, ये इनकी सक्षमता है। अब इनकी सक्षमता बात कर लेते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। तो देखिए इनकी सक्षमता कितनी है, इनकी सक्षमता है कि ये 3 साल तक का कारावास किसी व्यक्ति को दे सकते हैं, या फिर अगर जुर्माने की बात करें तो ये जुर्माना लगा सकते हैं 50,000 रुपए तक का, या फिर अगर इनको लगता है तो ये दोनों सजा भी दे सकते हैं। ठीक है, या फिर ये कम्युनिटी सर्विस, जो ये हमारी नई सजा ऐड हुई है नए कानून में, नया दंड, ये भी दे सकते हैं। तो ये बात क्लियर हुई, 3 साल, 50,000 रुपए, या दोनों, या फिर हमारा कम्युनिटी सर्विस की सजा भी दे सकते हैं। अब इनके बारे में बात करते हैं, तो इनकी क्या है सक्षमता, ये 1 साल तक का कारावास, या फिर 10,000 रुपए तक का जुर्माना, या फिर दोनों, या फिर कम्युनिटी सर्विस। ठीक है, इनकी भी ये सक्षमता है। अभी कम्युनिटी सर्विस क्या होती है, ये हम 1-2 क्लास बाद पढ़ेंगे, जब हम दंड वाली चीजें पढ़ेंगे, क्या क्या सजा हम दे सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? बताओ, यहां तक सबको क्लियर है?
सिंपल सिंपल सी सजा है। और प्रीलिम्स में आपका सीधा यहीं से क्वेश्चन बन जाता है। या तो इनकी पूछ लेंगे, इनकी सक्षमता कितनी है, इनकी सक्षमता कितनी है, इनकी सक्षमता कितनी है। तो ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए, यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा प्रीलिम्स का। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ज्यादा से ज्यादा ये पूछ लेंगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की जो सक्षमता है दंड देने की कौन सी धारा में है, तो 23 में। ये पर ये पूछना थोड़ा कम बनता है, ज्यादा चीजें यहां से बनती हैं। ठीक है, अब एज आई सेड भाई एक बार हम वो भी देख लेते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल भी रहा हूँ या सर हवाबाजी कर रहे हो, अपनी मर्जी से कुछ भी बोल रहे हो। तो आइए एक बार क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। चलिए पहला हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 22। ठीक है, 22 में क्या लिखा है, हाई कोर्ट कोई भी सजा सुना सकती है जो हमारे कानून में लिखी है। अब कानून में कितनी लिखी है वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद सेकंड क्लॉज में क्या लिखा है, सेशन जज और एडिशनल सेशन जज, ठीक है, ये भी सजा सुना सकते हैं जो हमारे कानून में लिखी है। परंतु अगर उन्होंने डेथ पेनल्टी की सजा सुनाई तो ये डेथ पेनल्टी पहले हाई कोर्ट के पास पहुंचेगी, और अगर उन्होंने कंफर्मेशन कर दिया तब जाके ही वो मृत्युदंड आपको मतलब मृत्युदंड का क्या होगा, निष्पादन किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेक्शन नंबर 23 पे जंप करते हैं। क्लॉज 1 में क्या लिखा है, जो हमारे सीजीएम भाई साहब हैं वो कोई भी सजा सुना सकते हैं। ठीक, कोई भी सजा सुना सकते हैं, यहां पे भी लिखी है। पर सजा क्या नहीं सुना सकते, मृत्युदंड नहीं सुना सकते, आजीवन कारावास नहीं सुना सकते, और ऐसा कारावास जो 7 साल से ऊपर पहुंच जाता है वो नहीं सुना सकते। तो इसका क्या मतलब हो गया कि भाई साहब ये सिर्फ 7 साल तक की सजा सुना सकते हैं, उससे ऊपर नहीं पहुंच सकते। ठीक है, वही हम बात करें जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की, ये कितनी सजा सुना सकते हैं। देखो कारावास कितना होना चाहिए, 3 साल से ज्यादा का नहीं, तो अप टू 3 इयर्स, 3 साल तक की सजा सुना सकते हैं। और जो जुर्माने की अगर हम बात करें कितनी, 50,000 रुपए का जुर्माना। तो देखो जुर्माना बढ़ा दिया गया, पहले कानून में बहुत कम था पर यहां पर बढ़ा दिया गया। ठीक है, अब उसके बाद ये चीज इंपॉर्टेंट है, यहां से पूछने की संभावना हो सकती है, क्योंकि पुराने कानून में कम्युनिटी सर्विस नाम की तो कोई सजा थी नहीं, नया कानून आया, अब कौन दे सकता है कौन नहीं दे सकता ये आपको याद रखना है। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कम्युनिटी सर्विस की भी सजा सुना सकते हैं। अब एक कैसी पनिशमेंट है, कैसा दंड है, वो हम आगे देखेंगे। अब बात करते हैं सेकंड क्लास की। तो सेकंड क्लास जुर्माना कितना, जुर्माना देखो यहाँ पे साफ लिखा है 10,000 से ज्यादा नहीं होगा, ये भी कम्युनिटी सर्विस की सजा सुना सकते हैं, और जो जुर्माना है वो 1 साल से ऊपर नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपकी बेरेट की रीडिंग, और यही चीज मैंने आपको डायग्रामेटिकल फॉर्म में समझा दी थी। तो आई होप वो ज्यादा आपको सुटेबल कन्वीनियंट लगा होगा, क्योंकि जब हम चीजें डायग्रामेटिकली पढ़ते हैं ना तो वो इजीली याद हो जाती है। जैसे ये चीज आपको इजीली समझ में आ गई होगी, पर जब एक ही चीज हम पैराग्राफ में पढ़ते हैं वो हमें इजीली समझ में नहीं आती। ठीक है, तो ज्यादातर सीआरपीसी में चीजें ऐसी चलेगी, जहां इंपॉर्टेंट बातें बतानी है वो मैं डायग्रामेटिकली फॉर्म में बताऊंगा, अदरवाइज हम बेट की रीडिंग करते हुए चलेंगे। क्लियर है यहां तक। अब दूसरा पॉइंट आता है हमारा विचारण की सक्षमता, पढ़ा था ना हमने ये कवर कर लिया। अब हम आ रहे हैं यहां पर विचारण की क्या सक्षमता है, जो कि हमारे सेक्शन नंबर 21 में बात करी गई थी। ठीक, सॉरी, अब यहां पे आपको समझना है कि अगर अपराध आपका बीएनएस में होता है, ठीक है, अगर अपराध आपका बीएनएस में होता है तो उस अपराध को सुनने की सक्षमता किसकी है, विचारण करने की सक्षमता कौन सी अदालत की है, वो हम यहां पे देखेंगे। राइट मधु, ठीक है, तो अगर भारतीय न्याय संहिता में कोई अपराध हुआ है तो उस अपराध को कौन सी अदालत सुनेगी, किसके पास शक्ति है, किसके पास सक्षमता है, वो हमें देखना है। तो देखो अगर बीएनएस में अपराध हुआ है तो हाई कोर्ट भी सुन सकती है। ठीक है, आपका मैटर हाई कोर्ट में भी जा सकता है, कोर्ट ऑफ सेशन में भी जा सकता है, सशस्त्र न्यायालय में भी जा सकता है, या जो फर्स्ट शेड्यूल में लिखा है उसके अकॉर्डिंग जा सकता है। ठीक, अब ये बात लिखी है हमारे कानून में, कानून कौन सा, सेक्शन नंबर 21 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। पर इसको ना काफी इंटरेस्टिंगली समझते हैं,
इंटरेस्टिंगली कैसे समझेंगे, आओ। हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की जो बेयर एक्ट है, उस बेयर एक्ट के पीछे जब आप जाओगे तो आपको पहला शेड्यूल दिखेगा, ठीक है, पहला शेड्यूल दिखेगा। इस शेड्यूल को जब आप खोलोगे तो आपको पता चलेगा कि आप भारतीय न्याय संहिता का अगर ये अपराध करोगे तो इस अपराध को सुनने की शक्ति कौन से मजिस्ट्रेट के पास है, क्या उस अपराध में बेल मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या उस अपराध में समझौता होगा नहीं होगा, वो सारी चीजें लिखी हैं फर्स्ट शेड्यूल में, ठीक। तो सबसे सिंपल है कि भाई जब भी अगर किसी व्यक्ति ने अपराध किया है और आपको जानना है कि इस अपराध को सुनने की सक्षमता किसकी है, तो आपको सबसे पहले कहां पहुंचना चाहिए, सबसे पहले जाना चाहिए हमको यहां पर फर्स्ट शेड्यूल में चले जाओ, आपकी सारी दिक्कतें खत्म, ठीक है, आपकी सारी दिक्कतें फर्स्ट शेड्यूल में जाके खत्म हो जाएगी। अब सपोज करो फर्स्ट शेड्यूल में चले गए और आपने डिसाइड कर लिया कि अच्छा ये फर्स्ट शेड्यूल में तो शक्ति दे रखी है इन मजिस्ट्रेट के साहब को, इन जज साहब को, इनके पास शक्ति है कि ये ही इस केस का क्या करेंगे, विचारण करेंगे, ठीक है। तो यहां से हमारी दिक्कत खत्म हो गई। अब सपोज करो फर्स्ट शेड्यूल में ना चोरी के बारे में था, यानी कि मान के चलो अपराध जो हुआ है वो क्या हो गया, चोरी का हुआ है, यानी थेफ्ट हुआ है। फर्स्ट शेड्यूल में दे रखा है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ये सुनेंगे, तो आप पहुंच गए अपनी फाइल लेकर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की अदालत में कि सर ये लो, कॉग्निजेंस लो, संज्ञान लो और अब कल से केस लड़ेंगे। चलो बहुत अच्छी बात है, पर क्या हुआ, जैसे ही जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने फाइल खोली तो उसमें क्या लिखा गया कि भाई साहब इस व्यक्ति ने चोरी के साथ साथ उस घर का जो मालिक था जहां पे चोरी करी उस मालिक की भी हत्या कर दी। यानी कि केस कौन सा बन चुका है, अब केस बन चुका है थेफ्ट प्लस मर्डर। तो क्या अब इन भाई साहब की सक्षमता है इस केस को सुनने की, नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि अब केस भैया मर्डर का है, थेफ्ट और मर्डर में से कौन सा बड़ा केस है, मर्डर। तो अब केस कहां पहुंचेगा, अब केस पहुंच जाएगा यहां पर। अब इनकी सक्षमता बन चुकी है, इनकी नहीं, ठीक है। ऐसे केस घूमता है आपका कि आपको सपोज करो आपको पता चला कि भाई चोरी के साथ साथ तो मर्डर भी हुआ है, तो अब इन भाई साहब की सक्षमता खत्म और इनकी हो चुकी है शुरू। यहां तक बातें समझ में आई सबको, बताओ यहां तक सबको चीजें समझ में आई कि पहले कहां जाएंगे, फर्स्ट शेड्यूल में देखेंगे, और अगर कोई ऐसी फैक्ट्स में चेंजेस हुए जिससे कि इनकी सक्षमता खत्म होने के बाद इनकी हो गई तो क्या होगा, वो मैंने आपको बता दिया। जब भी हमें पता चलता है कि भाई थेफ्ट के साथ अगर चोरी हो गई, खाली यही एक कंडीशन नहीं है, और भी अन्य सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं, परिस्थिति हो सकती है, वो डिपेंड करता है केस टू केस, ठीक। तो इनकी खत्म होकर इनकी शुरू हो गई। अब बात करते हैं सर हाई कोर्ट की कब होगी, भाई हाई कोर्ट भी तो सुन सकता है। तो देखो हाई कोर्ट उन परिस्थिति में सुन सकता है, सपोज करो कोर्ट ऑफ सेशन में केस सही चल रहा है, मतलब कोर्ट ऑफ सेशन में पहुंचा केस। अब क्या हुआ, कोर्ट ऑफ सेशन में जो जज साहब थे वो ढंग से केस नहीं सुन रहे, उनको समय समय पर, ठीक है, जो मिलना चाहिए था वो मिलता जा रहा है। अब हाई कोर्ट ऑफ सेशन केस नहीं सुन रहे ढंग से, तो अब जो विक्टिम पार्टी है, पीड़ित व्यक्ति जो है, वो क्या करेगा, वो भाई हाई कोर्ट पहुंचेगा, वो कहेगा कि सर देखो ऐसे ऐसे मैटर है, आप प्लीज मेरा केस ट्रांसफर कर दो, ठीक है। केस को ट्रांसफर करने का प्रावधान भी हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दे रखा है, वो हम पढ़ेंगे, काफी टाइम बाद पढ़ेंगे वो कैसे होता है, कौन कौन कर सकता है, किन किन परिस्थिति में हो सकता है, वो एक अलग टॉपिक है, उसको हम यहां लेके नहीं आएंगे। पर सपोज करो जो कोर्ट ऑफ सेशन में केस चल रहा था, पीड़िता कहां पहुंच गई, हाई कोर्ट, और उन्होंने कहा कि सर कोर्ट ऑफ सेशन केस डिले किए जा रहा है, डिले किए जा रहा है, मेरी सुनवाई हो नहीं रही, प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि मुझे जस्टिस मिले, मेरा आपसे यही अनुरोध है। अब हाई कोर्ट क्या कर सकता है, हाई कोर्ट कहेगा ठीक है केस को ट्रांसफर अभी करता हूं तुरंत, और ये केस इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं किसी और को दूंगा ही नहीं, क्योंकि हाईकोर्ट के पास शक्ति है कि वो एक अदालत से दूसरी अदालत में भी केस ट्रांसफर कर सकता है, या फिर एक अदालत से केस उठाकर अपनी अदालत में बुला सकता है। तो हाईकोर्ट भाई साहब कह सकते हैं कि ठीक है आपका केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं समझ चुका हूं, अब इस केस को मैं खुद देखूंगा। तो अगर ऐसी कोई बात होती है तो हाईकोर्ट केस को विड्रॉ कर अपनी अदालत में बुला लेता है और केस पे क्या स्टार्ट कर देता है, विचारण। तो ये तीन परिस्थितियां हैं, तीन अलग अलग अदालतें हैं जो केस पे अपना विचारण करती हैं जब आपका अपराध कहां हुआ है, भारतीय न्याय संहिता में अगर आपका अपराध हुआ है। यहां तक सबको क्लियर है। हाँ रेनू, कॉन्स्टिट्यूशन में भी ट्रांसफर ऑफ केसेस के बारे में, ठीक है, यहां तक बताओ सबको क्लियर है।
किसी को कोई डाउट है पूछो मेरे से। क्लियर? बस एक लास्ट टॉपिक मतलब ये कर लेते हैं, पूरा तो हो नहीं पाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम ये वाला टॉपिक जो बच रहा है हमारा, कौन सा वाला, जस्ट अ मिनट, ये वाला तो हो गया, मतलब आज अभी कर लेंगे। ये वाला थोड़ा लंबा टॉपिक है, इसको तसल्ली से हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? इसको कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए, ये बात हो गई थी हमारी भारतीय न्याय संहिता की। अब बात कर लेते हैं, अगर अपराध हुआ है पर भारतीय न्याय संहिता में नहीं हुआ, किसी अन्य कानून में हो गया, तो अब कौन सी अदालत के पास सक्षमता है कि वो उस केस पे विचारण करे? तो आइए जानते हैं। अगर किसी अन्य अदालत में किसी अन्य कानून में अपराध हुआ है, तो भाई जिस कानून में अपराध हुआ है उस कानून में जो प्रावधान दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग ही विचारण चलेगा। हमें क्यों हस्तक्षेप करना? जब पॉक्सो एक्ट में लिख रखा है कि इस केस को ये जज साहब सुनेंगे, तो हम क्यों भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जाएं? अभी पढ़ाया था ना सेक्शन 4, ठीक है? अब यहां पे चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सपोज करो इस कानून में कोई ऐसा प्रावधान है ही नहीं, हमें पता ही नहीं चल रहा कि हम कौन से कानून के अंतर्गत कौन से विचारण कौन से जज को करना है, हमें नहीं पता। तो अब हम केस को हाईकोर्ट लेकर आ सकते हैं, हाईकोर्ट लेकर आएंगे। हाईकोर्ट ने अगर डायरेक्शन दे दी या हाईकोर्ट से भी हमारी बातें क्लियर नहीं हो रही, हाईकोर्ट ठीक, तो अब हम कहां पहुंचेंगे? फर्स्ट शेड्यूल। पर फर्स्ट शेड्यूल में भी हम कहां पहुंचेंगे? फर्स्ट शेड्यूल के हम सेकंड क्लासिफिकेशन, यहां से हमें चीजें और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। पहला, अगर नए कानून में ही मतलब किसी अन्य कानून में अपराध हुआ है, तो भैया उस कानून में अगर प्रावधान है तो उसके अकॉर्डिंग आपका केस चलेगा। अगर प्रावधान नहीं है तो हाई कोर्ट में, या फिर जो हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का पहला शेड्यूल है उस शेड्यूल के सेकंड क्लासिफिकेशन में जो अदालतें लिखी हुई हैं उसके अकॉर्डिंग आपका केस चलेगा, ठीक है? समझे? सेकंड क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपका केस चलेगा। अब बात कर लेते हैं कि सेकंड क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग कैसे केस चलेगा। यानी कि सब यहां तक क्लियर है, ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है। अब फर्स्ट शेड्यूल में सेकंड क्लासिफिकेशन में क्या लिखा है हम ये पढ़ लेते हैं। और ये जो सेकंड क्लासिफिकेशन में चीज बता रहा हूं ना, ज्यादा चीजें मोस्ट ऑफ द चीजें यहां से कवर हो जाती हैं, ठीक? अब पहली सिचुएशन ये है कि अगर कोई अपराध हुआ है और उस अपराध की सजा 7 साल से ज्यादा की है, तो कौन सी अदालत सुनेगी? तो सशस्त्र न्यायालय, कोर्ट ऑफ सेशन। दूसरी परिस्थिति, अगर अपराध की सजा 3 साल से लेकर 7 साल के बीच में है, तो अब कौन सी अदालत सुनेगी? अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। इस जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में हमारे सीजीएम साहब भी इन्वॉल्व हैं। तीसरी सिचुएशन, अगर अपराध 3 साल से कम है तो कौन सुनेगा? तो अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। ये हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन बात करता है। ये बात आपको क्लियर हुई? ये बात क्लियर हुई? बताएं। अब खाली यहां पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास नहीं है, यहां पर हमारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास भी आ सकते हैं, ठीक है? तो यहां पर आप ये भी लिख सकते हो एनी मजिस्ट्रेट। पर मैंने चीजें ज्यादा क्लियर कर दी कि एनी मजिस्ट्रेट में कौन कौन, जेएम फर्स्ट क्लास भी या फिर जेएम सेकंड क्लास भी। बताओ, चीजें क्लियर हो गई? किससे कोई डाउट है मेरे से पूछो। क्लास में कोई डाउट? अब तरीका ठीक लगा आप लोगों को? कुछ अलग लगा कि हम सक्षमता पढ़ेंगे अदालती की क्या सक्षमता है? तो भाई सक्षमता तो दंड की भी हो सकती है, विचारण की भी हो सकती है, किसी केस के संज्ञान लेने की भी हो सकती है। तो वो सारी चीजें अलग अलग पढ़ने की बजाय हमने इकट्ठी कर ली एक साथ और हम इकट्ठा पढ़ रहे हैं। बताओ, ठीक है? किसी को कोई बोर तो नहीं लगी क्लास कि सर क्या पढ़ा रहे हो, मजा नहीं आ रहा?
चलिए, थैंक यू सो मच, आप लोगों को क्लास अच्छी लगी, ठीक है। एंड एक मिनट,